हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज सचवी पद्धति एवं कार्यालय उपकरण के अंतर्गत मैं आपको सूचना से संबंधित टॉपिक है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सभा की सूचना। टॉपिक हमारा सूचना है और सूचना को हम इंग्लिश में कहते हैं नोटिस। नोटिस कहते हैं। तो आपको तो ये ज्ञात ही है कि मैं जो यहाँ पर आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है मीटिंग। यहाँ पर जो सूचना की हम बात करेंगे, जो नोटिस की बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मीटिंग से संबंधित सूचना की बात होगी। तो ये थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क में ध्यान में रखते हुए हमारी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो मीटिंग से संबंधित सूचना की बात है। तो अगर हम कहें कि सूचना क्या है, सूचना क्या है, क्या अभिप्राय है इसका, क्या आशय है, तो आपको ये समझना है कि सभा में जितने भी व्यक्ति सदस्य उपस्थित होते हैं उन सभी को सभा में क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्य होगा, इसके बारे में उनको जानकारी देना, जिससे कि जितने भी सदस्य सभा में उपस्थित होंगे उनको सभा के उद्देश्य के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि सूचना से आशय यह है कि सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को सभा में किए जाने वाले कार्यों की सूचना देना। सभा में किए जाने वाले कार्यों की सूचना देना आप कहलाता है सूचना। इतना आप पहले समझिए कि सभा में जितने भी व्यक्ति उपस्थित होंगे उन सभी को सभा में किए जाने वाले कार्यों की सूचना देना हमारा सूचना कहलाता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें कि सूचना क्या है, तो आप कहेंगे सूचना से अनुसार यह है कि
देना, सूचना देना मतलब आपको बताना कि यह सभा है किस उद्देश्य के संदर्भ में है, क्या क्या कार्रवाई वहाँ पर अपेक्षित है, इन सब के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना सूचना कहलाता है। तो जब सूचना का उद्देश्य आपने समझ लिया तो उद्देश्य यही है कि उनको सूचना देना, उनको जानकारी देना कि सभा में क्या क्या होगा, और वो क्यों जानकारी देना, जिससे वो अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें, या उनको सभा का उद्देश्य पता चल जाए। ये तो पता चल गया कि जानकारी मिल गई कि ये कार्य वहाँ पर होने हैं, इन कार्यों के लिए सभा बुलाई गई है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है यह पता चल जाता है। जो सभा में सदस्य उपस्थित होगा उसको यह ज्ञात हो जाता है कि यह सभा बुलाने का क्या उद्देश्य है। पार्लर एवं विल्सन ने सूचना के बारे में एक परिभाषा दी है, एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार है कि सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को
इसकी परिभाषा एफ पार्लर एवं विल्सन ने दी है, वक्तव्य प्रस्तुत किया है सूचना के बारे में कि सूचना किसको कहा जा सकता है। बताया कि सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को, जिसके पास अधिकार है कि वो सभा में जा सकता है ना, उस व्यक्ति को सभा की तिथि, सभा किस तारीख को है, किस समय है, किस तारीख को है, किस समय है, किस स्थान पर है, कहाँ है वो सभा आयोजित कहाँ की जाएगी, उस प्लेस के बारे में एवं सभा में विचारणीय, इस सभा में कौन कौन से तथ्यों पर विचार किया जाएगा, विचारणीय बातों के बारे में जानकारी भेजना, जानकारी भेजना सूचना कहलाता है, जानकारी भेजना सभा की सूचना कहलाता है। हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सूचना कौन सी है, हम सभा की सूचना की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम चैप्टर आपको यहाँ पर जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं वो चैप्टर ही आपका मीटिंग है, बैठक है, सभा से संबंधित है, सभा है आज का जो टॉपिक। तो ये आपने समझा होगा, इसको आप अच्छी तरीके से जरूर अपने दिमाग में बार बार रिमाइंड करते रहेंगे, जिससे कि आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसमें इसकी मीनिंग, इसकी परिभाषा, इसके जो सभा के नियम हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो सभा में उपस्थित, क्योंकि सभा में हर व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता है, जिसको इन्वाइट किया गया है या जो उससे संबंधित व्यक्ति है वही अधिकारी है, वही अधिकारी है। तो जो सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखता है उस व्यक्ति को सभा की तिथि कि कब है, सभा का समय और स्थान एवं विचारणीय बातों का, विचारणीय मतलब किस कौन कौन से तथ्यों पर वहाँ वार्तालाप होगा, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उन विचारणीय बातों के बारे में जानकारी भेजना। तो सूचना में तो सूचना दी जाती है ना, तो सूचना देना नहीं भेजना, सूचना भेजना सभा की सूचना कहलाता है, सभा की सूचना कहलाता है। ये एफ पार्लर एवं विल्सन के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है, ये विचारधारा प्रस्तुत की गई है। आप सभी लोग इसका जरूर एक बार इस पर ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे, 2-3 बार तो बिल्कुल समझ जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि कौन सभा में जा सकता है, सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति, जाएंगे तो व्यक्ति ही, लेकिन कौन से व्यक्ति, जो सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं। एक तो बात ये हो गई। अब उनको क्या करना है, तिथि, समय, स्थान एवं विचारणीय बातों के बारे में जानकारी भेजना, जानकारी उपलब्ध कराना सभा की सूचना कहलाता है। आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। सूचना के बारे में हमने देखा, समझा। अब सभा से संबंधित नियम क्या हैं, उन नियमों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। आप ये जानते हैं कि सभा कराने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है, वो कंपनी सचिव के पास में होता है। जो सचिव है हमारी संस्था का, उसको ये दायित्व प्राप्त है
भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा उसको अधिकार प्राप्त है, संचालकों के द्वारा उसको अधिकार दिए गए हैं। इस संस्था में कंपनी में होने वाली जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसकी कार्रवाई, उसका आयोजन कराना कब कब होगी, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो कंपनी सचिव की होती है। तो अब कंपनी सचिव जब सभा का आयोजन करेगा तो सभी को सूचना देगा, समय की सूचना देगा, तिथि की सूचना देगा, स्थान की सूचना देगा। ये सब कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो कंपनी सचिव का होता है। कंपनी सचिव उसको बड़ी ही बखूबी से और अच्छे तरीके से उसको पूरा भी करता है। तो अब इसकी जो सूचना संबंधित जो सामान्य नियम है, सूचना उपलब्ध कराने संबंधी, वो नियम क्या है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सूचना से संबंधित नियम कौन से हैं ये जानना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना है। हमने आपको बताया था कि सभा की सूचना भेजने का जो दायित्व होता है वो कंपनी सचिव का होता है तथा सचिव का होता है। दायित्व तो उसका है, लेकिन हमने अभी एक शब्द यहाँ पर है संचालक। आप जानते हैं कि कंपनी के स्वामी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डिसीजन लेते हैं, जिसको जो अधिकार देते हैं। दायित्व तो उसका है, लेकिन यदि उसका दायित्व वहाँ पर सौंपा ही नहीं गया है, ये कॉमन है कि सभी के पास में दायित्व होता है, लेकिन यदि संचालकों ने उसको ये दायित्व नहीं दिया है, दायित्व से मुक्त कर रखा है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सभा की सूचना आपको नहीं भेजना है, किसी और को अधिकृत कर दिया, तो यदि संचालकों के द्वारा सचिव को, कंपनी सचिव को अधिकृत किया जाए कि हाँ ये आप ही इसकी सूचना भेजेंगे, तो ये वो भेज सकता है। नहीं तो कंपनी सचिव जो है वो सभा की जो सूचना देने का जो अधिकारी है वो बिल्कुल भी नहीं है। होता है, लेकिन हमने आपको बताया कि कंपनी सचिव सिर्फ वही कार्य कर सकता है जो संचालकों के द्वारा उसको सौंपे गए हैं, संचालकों के द्वारा उसको दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त वह किसी भी कार्य को करने के लिए लायबल नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है। तो क्या करना है कि सचिव को सिर्फ वही कार्य करना है जो संचालकों के द्वारा उसको दिए गए हैं, उसको सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो अधिकार होता है कंपनी सचिव को, वो दायित्व उसी का है कि वह सभा की जो सूचना है वो सभी को उपलब्ध कराए,
लेकिन यदि संचालकों के द्वारा उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है तो इसके लिए आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, अभी हमने आपको अभी बताया था पिछले दिनों में कि जो वार्षिक सभा बुलाई जाती है, एक साधारण सभा होती है, अन्य सभाएं अन्य होती हैं। तो अब यहाँ पर आपको सभा से संबंधित यह जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि वार्षिक सभा को बुलाने में, वार्षिक सभा को बुलाने में यदि संचालकों द्वारा कोई त्रुटि होती है तो केंद्र सरकार इसको बुला सकती है। तो केंद्र सरकार इसको बुला सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यह अच्छी तरीके से सभी को क्लियर है कि जो संचालक होते हैं वो हमारी कंपनी के स्वामी होते हैं, तो सारा अधिकार जो है वो संचालक मंडलों को दिया गया है। उन्हीं के द्वारा ये उनको अधिकार प्राप्त है कि जो एनुअल मीटिंग होगी वो उसमें संचालकों का एक पत्र होता है, उस पर उनको हस्ताक्षर करना होता है वार्षिक मीटिंग में। अभी हमने पिछली ही क्लास में आपको बताया था कि उनकी एक रिपोर्ट जो होती है वह संचालकों के उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। जो एनुअल मीटिंग है, एनुअल मीटिंग जब बुलाता है कंपनी सचिव तो उसमें जो संचालक होते हैं उनकी रिपोर्ट का होना बेहद आवश्यक होता है। तो यदि उसमें यह त्रुटि हो जाए कि वो संचालकों की रिपोर्ट प्रस्तुत ही ना की जाए तो यह एक सभा मानी ही नहीं जाएगी, वार्षिक सभा मानी नहीं जाएगी। तो इस सभा को बुलाने के का जो अधिकारी है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार इस वार्षिक सभा को बुला सकता है और अच्छी तरीके से आगे की जो कार्रवाई है इसको पूरा कर सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकार होता है कंपनी सचिव का, लेकिन यदि उसको अधिकार से मुक्त रखा गया है सभा की सूचना देने के लिए तो बिल्कुल भी कंपनी सचिव उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। यह भी सभा से संबंधित नियम है। यदि संचालक अंशधारियों की मांग पर असाधारण सभा बुलाने में या तो विलंब करे, सभा बुलाने में विलंब करे या ना बुलाए, तब अंशधारी स्वयं कुछ निश्चित परिस्थितियों में सभा बुला सकता है और सभा की सूचना दे सकता है। यदि संचालक अंशधारियों, यहाँ पर जो हम बातें बता रहे हैं वो आपको सभा से संबंधित बातें हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। यदि संचालक अंशधारियों की मांग पर, अंशधारियों की मांग पर असाधारण सभा बुलाने में
स्वयं। देखो हमने आपको उसमें बताया था कि एक तो वार्षिक सभा होती है, एक साधारण सभा होती है। तो ये सब सभा बुलाने का अधिकार जो है कंपनी सचिव को दिया गया है, वो बुलाता है। लेकिन अधिकार कौन देता है? संचालक। तो अगर यहाँ पर कहा जाए संचालक नहीं बुलाता है या संचालक बुलाता है, तो इसका मतलब वही है कि वो कंपनी सचिव को अगर अधिकार है तो बुलाएगा, नहीं तो स्वयं भी अधिकारी को होता है सभा को बुलाने के लिए। तो यहाँ पर बात है असाधारण सभा की। तो साधारण सभा, वार्षिक सभा ये फिक्स होती है, ये साल में होनी ही होनी है। लेकिन यदि अंशधारी मांग करते हैं कि हमारी एक असाधारण सभा बुलाई जाए, मतलब जिसका कोई समय ना हो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी जरूरत है, तो उनकी मांग पर, अंशधारियों की मांग पर संचालक को एक सभा बुलानी होगी। उसी सभा को हम कहते हैं असाधारण सभा, अर्थात मांग पर जो सभा बुलाई जाए। अंशधारी स्वयं कुछ निश्चित परिस्थितियों में, ऐसा नहीं कि अपने मनमाने ढंग से, कुछ निश्चित परिस्थितियों में सभा बुला सकते हैं। और उसकी सूचना दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सभा बुलाने का अधिकार संचालकों का है, क्योंकि अंशधारी हमारी संस्था के अभिन्न अंग होते हैं। उन्होंने हमको पैसा दिया है, हमारे शेयर खरीदे हैं। तो अगर अंशधारियों को जरूरत लगती है कि हमारी मध्य में असाधारण सभा बुलाई जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर संचालक उसमें विलम्ब करता है, उनके कहने के मुताबिक काम नहीं करता है, बार बार कहा जा रहा है और उसकी जरूरत है तब भी नहीं बुला रहा है, तो अंशधारी स्वयं कुछ निश्चित उसमें कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशनों को यदि वहाँ पर वो कंडीशन लागू हो रही है, तो वो स्वयं सभी अंशधारी इकट्ठे होकर के एक स्थान पर उस सभा का आयोजन कर सकते हैं। और उसमें और उसकी सूचना संचालकों को वो दे देंगे कि हमारी सभा होने वाली है और किन किन तथ्यों के संदर्भ में ये सूचना होगी, ये दे करके जो भी उसमें डिसीजन आता है उससे संचालकों को अवगत कराया जा सकता है। और उसमें स्वयं संचालक मंडल जो होते हैं वो सदस्य के रूप में उपस्थित होना उनको होता है। वो हो या ना हो, उन्हें सूचना उनको दे दी कि आप नहीं बुला रहे थे, हमने बुलाया और आपको आना है, इसके ये उद्देश्य हैं सभा के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझ गए कि असाधारण सभा कौन सी होती है। एक तो हमारी, हमने आपको बताया वार्षिक सभा होती है, और फिर हमारी दूसरी होती है सामान्य सभा। सामान्य सभा तो फिक्स है कि हाँ इतनी तो होगी 2-3, और अगर हमें जरूरत पड़ने पर हमको सभा बुलानी पड़ती है तो वो सभा हमारी कहलाएगी असाधारण सभा। ठीक है, असाधारण सभा हमारी कहलाएगी। तो असाधारण सभा का मतलब है कि यदि अंशधारी स्वयं मांग करते हैं तो वो हमारी असाधारण सभा कहलाती है। और वो नहीं होती है तो स्वयं अंशधारी अपनी सभा को बुला सकते हैं और उसकी सूचना संचालकों को, कंपनी को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि सभा से संबंधित क्या नियम है, कितने दिन पूर्व सूचना भेजी जानी चाहिए। इसमें लिखा है भारतीय कंपनी अधिनियम
कंपनी अधिनियम की धारा 171 के अनुसार भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 171 के अनुसार कंपनी में साधारण सभा की सूचना 21 दिवस पूर्व 21 दिवस पूर्व दी जानी चाहिए। सूचना 21 दिवस पूर्व दी जानी चाहिए। यह 21 दिवस पूर्व या आप 21 दिवस पूर्व आप कम से कम और कम से कम 14 दिन या 14 दिवस पूर्व अवश्य प्रेषित करनी चाहिए। तो जो सभा मीटिंग बुलाई जा रही है उसके लिए दिवस फिक्स है कि जो साधारण सभा है उसको बुलाने के लिए 21 दिन पूर्व सूचना भेजनी चाहिए। सूचना में आप जानते हैं क्या होता है? सूचना में तिथि, समय, स्थान और जो जिस संबंध में सभा हो रही है उसके संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वो सब हम 21 दिन पूर्व हमको भेजना होता है। सभा होने से आज आहूत हो रही है तो आज से 21 दिन पहले ही वो सूचना उसकी जानी चाहिए। ये ऐसा भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 171 में ये वर्णन किया गया है। लेकिन अगर 21 दिन पूर्व नहीं तो कम से कम 14 दिन तो होने ही चाहिए। कम से कम 14 दिन इस कार्य के लिए निश्चित किए गए हैं। यदि 14 दिन पूर्व यह सूचना नहीं दी जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि यह एक वैध सभा नहीं है, एक वैलिड सभा नहीं आयोजित की गई है। आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप उस पर उसको ना करने के लिए उसमें अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों प्रस्तुत कर सकते हैं? क्योंकि यह बात भारतीय कंपनी अधिनियम में कही गई है। अब भारतीय कंपनी अधिनियम में कंपनी का संविधान होता है जिसमें यह वर्णित है कि सभा किस तरीके से की जाएगी, कंपनी किस तरीके से काम करेगी, संचालन मंडल किस तरीके से काम करते हैं, पूरी जानकारी उसमें निहित रहती है। सब तथ्यों के बारे में उसमें उजागर किया गया है क्योंकि यह एक संविधान है। यह एक संविधान है। तो आपने देखा कि जो सभा होती है, सभा को आहूत करने के लिए उसकी सूचना दी जाती है वो 21 दिन पूर्व। 21 दिन पहले ही इसकी सभा की सूचना भेजनी पड़ती है। यदि 21 दिन ना हो तो 14 दिन तो निश्चित ही, तो 14 दिन पूर्व निश्चित ही इसकी सूचना दी जानी चाहिए। निश्चित ही इसकी सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, नहीं कि यह सभा आपकी सभा नहीं कहलाएगी।
यहाँ पर आपने देखा कि सभा से संबंधित कौन कौन से नियम थे जिन पर हमने विचार विमर्श किया है। तो सबसे पहला हमने बताया था कि सभा को संचालित करने का जो अधिकार होता है, जो दायित्व होता है, वो कंपनी सचिव का होता है। लेकिन कंपनी सचिव उन्हीं परिस्थितियों में सभा की सूचना भेज सकता है यदि उनको यह अधिकार पहले से दिया गया है, यह अधिकार पहले से उनको संचालकों के द्वारा यह सौंपा गया है कि आप सभा के संचालन की कार्रवाई को करेंगे, या फिर सूचना देने का अधिकार आपको सौंपा जाता है। अन्यथा सचिव जो है इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि यदि वार्षिक सभा जो साल में एक बार बुलाई जाती है और जिसमें जो संचालक होते हैं, संचालक मंडलों की एक रिपोर्ट जो लगती है वो लगना बिल्कुल ही आवश्यक है। यदि वो किसी प्रकार से वार्षिक सभा के को बुलाने में कोई त्रुटि होती है तो उस पर जब त्रुटि है तो उसमें ऑब्जेक्शन जरूर होता है, क्योंकि वार्षिक सभा संचालकों के लिए बुलाई जाती है, संचालकों द्वारा अंशधारियों के लिए बुलाई जाती है। उसमें मेन होती है संचालकों की जो रिपोर्ट होती है, तो उसमें इस सभा को बुलाने का अधिकार जो है वो फिर केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। केंद्र सरकार के को इसके बारे में अवगत कराया जाता है और फिर केंद्र सरकार इस सभा को आयोजित कराती है। नेक्स्ट हमने बताया था कि यदि संचालकों के द्वारा यदि संचालकों से अंशधारियों ने एक असाधारण सभा बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की है, उनसे कहा है असाधारण सभा एक हमारी बुलाओ, तो यदि वो नहीं मानते हैं, विलम्ब करते हैं उसको बुलाने में, तो विशेष परिस्थितियाँ यदि प्रकट हो जाती हैं तो उन परिस्थितियों में स्वयं अंशधारी अपनी सभा का आयोजन करा सकते हैं और उस सभा के लिए उसकी सूचना जो है वो संचालकों को दी जा सकती है। नेक्स्ट हमने बताया कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 121 में यह वर्णित है, वर्णन किया गया है कि जो सभा का आयोजन होगा वह 21 दिन पूर्व उसकी सूचना कंपनी सचिव के द्वारा या संचालकों के द्वारा दी जाएगी। यदि विशेष परिस्थितियां हैं तो कम से कम 14 दिन पूर्व अवश्य ही इसकी सूचना संचालकों के द्वारा अधिकारी जो मेंबर्स उपस्थित होने वाले हैं सभा में उनको देना अनिवार्य है। तो आज आपने यह सब सीखने का प्रयास किया और आप अच्छी तरीके से सीख भी चुके होंगे। तो मैं मानता हूँ कि एक बार थोड़ा सा इसका जब आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको अक्षरशः याद हो जाएगी। तो मीनिंग दूसरा जो इसकी परिभाषा जो एम पार्लर एम विल्सन ने दी है उसको ज़रूर एक आध बार आप रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है, जिससे कि आपके मस्तिष्क में एक सेटअप सा उसका क्रिएट हो जाए और आपको फिर वो बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छी तरीके से आप उसको याद भी रख पाएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर हम नेक्स्ट डे में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको आगे के बारे में समझाने का, आगे की जानकारी आपको उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ें। टेक केयर।